बाकी एग्जिट पोल आप देख ही रहे हैं, हमारा महा एग्जिट पोल भी हमने आपको बताया, वो मैं आपको अपने टीवी स्क्रीन पर चलाता रहूंगा। मेरे साथ बहुत सीनियर सहाफी, देश के जाने माने राकेश कपूर जी स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ फरमा है। सर खैर मकदम है आपका, मेरी खुशनसीबी है। और मेरे साथ इस वक्त शिवम त्यागी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, तर्जुमान हैं, और आप इनको अलग अलग टेलीविजन चैनल्स पर देखते हैं, तेज तर्रार प्रवक्ता के तौर पर जाने जाते हैं। हमारे साथ शिवली मंजूर साहब भी हैं, सियासी तज्जियाकार के तौर पर स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। तो हमने अपने साथ विवेकानंद नरताम जी को भी रखा है, सियासी तज्जियाकार हैं और संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। बात करेंगे मेरे साथ सबसे पहले शिवम त्यागी जी, मैं आप ही के पास आना चाहता हूं। मनोज तिवारी जी पूरी तरह से खुद एतमादी में है और उनका कहना है कि आ रही है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन सच्चाई सबके सामने है एग्जिट पोल के तौर पर, साफ तौर पर। और सीधी सी बात है, जैसा कि संजय सिंह साहब कह रहे थे, उन्हीं के इल्जाम को मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं। नकारात्मक वोटिंग, किसी को दहशतगर्द कहना, किसी जगह मुजाहरे को लेकर के बातें करना, उसको सियासी हथियार बनाना, ये तमाम चीजें शायद दिल्ली के लोगों को एकदम पसंद नहीं आई। देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल वैसा नहीं है। जहां तक बात कमेंट्स की, उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह से कहा गया, तो अगर आप केजरीवाल के बहुत सारे वीडियोस मेरे पास हैं, मैं नहीं जाना चाहता आज उसमें, क्योंकि जाहिर है इलेक्शन पूरा हो चुका है। लेकिन तमाम तरह की बातें जो हैं केजरीवाल की तरफ से इस देश के प्रधानमंत्री को देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, आतंकवादियों से मिला हुआ से लेकर क्या नहीं कहा गया। और दूसरी तरफ अगर उन्हीं के इलेक्शन कैंपेनिंग की बात करें, आम आदमी पार्टी की एक क्वालिटी यह है कि अरविंद केजरीवाल लगातार दूसरों पर कमेंट करते रहते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान अमानतुल्लाह ने जिस तरह से व्यवहार बनाया, जिस तरह से चीजें बनाई, जिस तरह से जनता के बीच में वो उन्होंने दाढ़ी कटने से लेकर और बुर्के तक पर कमेंट किया, और जिस तरह से डर का माहौल बनाने की कोशिश की इस प्रदेश के मुसलमानों के बीच में और देश के मुसलमानों के बीच में, मुझे लगता है शिवम बीजेपी को अमानतुल्लाह खान की बात ही जमी और उसी पर से राजनीति की। केजरीवाल बार बार कहते रहे बिजली, पानी, शिक्षा, सेहत पर आप बात कीजिए, वो मेरे काम है, मैंने किया है, और चलिए मेरे साथ मैं आपको दिखाता हूं। भारतीय जनता पार्टी उससे हमेशा बचती रही और लगातार अपना मूवमेंट, अपना रुख शाहीन बाग की तरफ रखा। ये कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है, दिल्ली की जनता को नहीं पसंद आया। अमित शाह जी की रैली का हर तीसरी रैली में अगर आप बात करेंगे तो हमने बिजली, पानी से लेकर तमाम उनके जो वादे हैं उन पर चोट की है, उसके बारे में डिस्कशन भी किया है। और इसके अलावा भी मैं बता देता हूं, अगर आप नॉर्मल सड़क पर भी जाएंगे और नोएडा से दिल्ली की तरफ जब आप प्रस्थान करेंगे तो देखेंगे होर्डिंग्स तक में भी शाहीन बाग नहीं है। उन्होंने जो बिजली पानी के वादे किए थे, उनकी जो सच्चाई है वही है। जहां तक बात करते हैं शाहीन बाग इस देश के लिए, प्रदेश के लिए मुद्दा किसने बनाया? आप ही ने लोगों को कहा कि आप सड़क पर आइए। सबसे पहले प्रियंका गांधी जी ने कहा सड़क पर आइए, उसके बाद अमानतुल्लाह की वो हेट स्पीचेस, उसके बाद जामिया में वो हेट स्पीचेस, उसके बाद शर्जिल बीच में आ गए। तो आपको क्या लगता है न जाने कितने सांसद, कितने मुख्यमंत्री और कितने केंद्र सरकार के तमाम वजीर इसी बात को लेकर के दिल्ली भर में घूमते रहे, कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए, मुझे लगता है फायदा और नुकसान की ये बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर कट है। राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए बिल्कुल नहीं चल पाया, नहीं चला, नहीं बिल्कुल चुनाव में नहीं दिख रहा। 2019 तीन सीटों से सीटों में इजाफा तो दिख रहा है, लेकिन सरकार बनती नहीं। तीन सीटों से आप और ज्यादातर जो लोग हैं करीब 25-26 सीटें दिखा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, वोट परसेंटेज की भी अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 40% ऑलमोस्ट वोट दिखाया जा रहा है और आम आदमी पार्टी को 48 से 50%। मैं कहता हूं 11 तारीख को जब आपके सामने आंकड़े होंगे तो आपको खुद समझ में आएगा, क्योंकि आज भी इस देश की जनता, और होना भी चाहिए, इस देश की जनता और प्रदेश की जनता को राष्ट्रवाद और देश हित के जो लोग हैं और जो मुद्दे हैं वो सर्वोपरि हैं। लेकिन बावजूद इसके ऐसा नहीं है कि बिजली, पानी और तमाम शिक्षा के वादे जो हैं वो जरूरी नहीं है या फिर वो मुद्दे जरूरी नहीं है, वो बहुत जरूरी हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस देश की नेशनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, इस देश को काटने वालों की अगर हम बात करें, और शाहीन बाग जो बार बार आप कह रहे हैं, शाहीन बाग भारतीय जनता पार्टी ने ऑर्केस्ट्रेट नहीं किया, हमने वहां पर, लेकिन कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथ में है। तमाम लोग दिल्ली के पढ़े लिखे हैं, शिवम त्यागी समझते हैं कानून व्यवस्था किसके हाथ में है, उसको कौन डील कर सकता था, कौन उसको टैकल कर सकता था, क्यों नहीं किया गया, ये समझते हैं लोग। आपको क्यों ऐसा लगता है कि नहीं समझते हैं लोग? अगर लोग ये समझते हैं तो लोग ये भी समझते हैं कि आपने महिलाओं और बच्चों को आगे रखा हुआ है, जो कि सिर्फ फलस्तीन में होता था। आप ये भी देख रहे हैं कि वहां पर लगातार केंद्र सरकार ने, पहले पुलिस ने 3 बार जाकर वहां बात करने की कोशिश की, फिर आप ये भी देख रहे हैं कि एलजी के साथ भी 4.5 घंटे मुलाकात चली, उसमें भी कहा एलजी साहब ने कि ठीक है आप इस चीज को आगे बढ़ाइए, हम चाहते हैं कि या तो आप इसे खत्म कर दीजिए या आप इसे रामलीला मैदान या फिर जंतर मंतर पर
पर शिफ्ट कर लीजिए। केंद्र सरकार ने तो लगातार कोशिश की, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह से अमानतुल्लाह, जिस तरह से मणिशंकर अय्यर, जिस तरह से तमाम नेताओं ने इसको सपोर्ट किया। आप मुझे एक चीज बताइए, आप क्या चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस जाकर वहां पर लाठीचार्ज करे, या फिर अगर कोई भी परेशानी होती है कल विक्टिम कार्ड खेला जाए? हमने लगातार प्रयास किया और पिछले कुछ दिनों में तो खुद इस देश के कानून मंत्री ने भी ट्वीट करके कहा प्रयास तो लगातार किया, तरीके से इसमें कोई शक नहीं है शिवम त्यागी, प्रयास तो लगातार किया, लेकिन उस तरह का पोलराइजेशन नहीं हुआ ऐसा लगता है जिसकी उम्मीद थी, ऐसा लग रहा है एग्जिट पोल से। बहरहाल मैं आऊंगा आपके पास। राकेश कपूर जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं शिवम त्यागी की बात से, और ये एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, कितना सही कह रहे हैं, आप इसको और कैसे देख रहे हैं? देखिए, एग्जिट पोलों की बात माने तो ये तो एक तरफा सी लड़ाई लगती है जी, कि हर एक एग्जिट पोल का जो नतीजा है वो ये आया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। बेशक कोई 48 सीट दे रहा है, कोई 60 तक दे रहा है, इसी के बीच में चल रहा है। लेकिन मैं एक अर्ज ये करना चाहूंगा कि दिल्ली की सियासत पर अगर आप नजर डालें तो दिल्ली की सियासत में पिछले 2013 से जो बदलाव आया है, उस तरफ बीजेपी का जो नजरिया रहा है वो शुरू से ही पहले तो ये रहा कि अरविंद केजरीवाल को हम किसी तरीके से फांसे। सीबीआई के केस चला, ये चला, वो चला, उसमें वो नहीं फंस पाए, उससे वो साफ बाहर निकल गए। अब जब ये चुनाव शुरू हुए तो सबसे बड़ा मुद्दा ये था केजरीवाल का कि उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और जो दूसरी सहूलियात हैं जिसमें परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट शामिल है और जिसमें बुजुर्गों को जियारत तक कराने का मामला शामिल है जी, उसमें उन्होंने जो है वो डिलीवरी दी। अब वो डिलीवरी का कंपटीशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि डिलीवरी करने में बड़े माहिर माने जाते हैं, वो उसके मुकाबले पर आ गए। तो यहाँ पर बीजेपी के लिए उनका मुकाबला करना मुश्किल हो रहा था। इसलिए इस चुनाव में अब बीजेपी के लिए चुनावी एजेंडा क्या था? बीजेपी के लिए चुनावी एजेंडा कुछ नहीं था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो हर मोर्चे पर जो है वो फतेह हासिल की थी, तो उसके लिए एक एजेंडा चेंज किया गया। वो एजेंडा चेंज हो भी रहा था। मैं आपको ये बात मानता हूँ, बीजेपी की बात मानता हूँ। इन्होंने जो शाहीन बाग चलाया, इन्होंने जो राष्ट्रवाद चलाया, वो एजेंडा चेंज हो रहा था, लेकिन खुद बीजेपी उस ट्रैप में फंस गई। उस ट्रैप में फंस गई इसलिए कि दिल्ली के लोग उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश के लोग नहीं हैं। दिल्ली के लोग दूसरे सूबों से यहाँ आते हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए आते हैं, खुशहाली के लिए आते हैं। वो ये नहीं चाहते कि यहाँ के समाज में किसी भी तरीके की कशीदगी पैदा हो। ये इतिहास रहा है दिल्ली का। इसलिए जो मोटर माउथ आए बीजेपी के, मुझे लगता है कि उन्होंने जो बीजेपी की तरफ जो शिफ्ट हो रहा था, वो पोलराइज हो रहा था, वो वापस चला गया। और ये मोटर माउथ कौन थे? ये मोटर माउथ थे आपके जनाबे आली, जो मिनिस्टर साहब हैं, अनुराग ठाकुर, और दूसरे प्रवेश वर्मा। इन जैसे लोगों ने दिल्ली के लोगों में दहशत पैदा कर दी, और ये समाजी तवाजुल बिगाड़ने का जो इरादा था इनका, वो उल्टा बीजेपी पर पड़ गया। बीजेपी का ये जो राष्ट्रवाद तो दिल्ली के लोग पसंद करते हैं, लेकिन कट्टरवाद पसंद नहीं करते। माफ कीजिए, ना यहाँ मुस्लिम कट्टरवाद चला है, ना हिंदू कट्टरवाद। बड़ी बात है शिवम था कि जल्दी जवाब दीजिएगा, फिर मैं जा रहा हूँ दिल्ली की तवारीख ये है इमरान भाई कि यहाँ पे रामलीला की शुरुआत जमुना किनारे कराता है बहादुर शाह जफर, जो मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह थे, और चांदनी चौक की फतेहपुरी मस्जिद को गिरवी से छुड़ाते हैं सेठ छुन्नामल। ये दिल्ली की तारीख है। इस तारीख के खिलाफ अगर आप जब भी जाएंगे, मैंने तो 1967 से लेकर के अब तक का चुनाव देखा है दिल्ली का, यहाँ पर कभी नहीं चला ये कट्टरवाद, यहाँ चल ही नहीं सकता। शिवम त्यागी, राष्ट्रवाद दिल्ली के लोग पसंद करते हैं, लेकिन कट्टरवाद नहीं करते हैं। देखिए, जहां तक बात राष्ट्रवाद और कट्टरवाद की है, मैं कहता हूं कट्टरवाद बिल्कुल नहीं था। लेकिन और जो सर ने कहा बहुत सीनियर है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता और कमेंट भी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर है कि डिलीवरी पर जो उन्होंने बात कही, और खास तौर पर उन्होंने डिलीवरी में परिवहन को लगा दिया। 3000 बसेस, 10,000 बसेस करने की बात हुई थी, 6000 बसेस थी जब केजरीवाल आए थे। आज दिल्ली में 2500 बसेस हैं। सब डिलीवरी, ये डिलीवरी है, मतलब 3000 बसेस और कम हो गई।
आप बात लेकिन लोगों को तो फ्री में सफर पसंद आया। देखिए फ्री में सफर, महिलाओं का फ्री में सफर लोगों को पसंद आया। भारतीय जनता पार्टी, यानी कि ऐसे वीडियो भी वायरल हुए, बहुत सारे लोगों के बीच गए और लोगों ने कहा कि किसको वोट देना चाहते हो, किसको पसंद करते हो, तो लोगों ने कहा कि हम बीजेपी को पसंद करते हैं, लेकिन सफर फ्री में कर रहे हैं। स्टेटमेंट को एज इट इज बिल्कुल मान लूंगा अगर आपकी स्क्रीन के जो ये आंकड़े हैं कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लगे हुए होते। बावजूद इसके मैं अभी भी कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की 3 सीटें पिछले इलेक्शन 2015 में थे, 32% वोट शेयर था। इस बार अभी तक मोरलेस 40 दिखाया जा रहा है और सीटें जो दिखाई जा रही है मोरलेस 26 है। 26 पर हम पहुंचे हैं। अगर लोगों को भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन पसंद नहीं आता और अगर भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है पसंद नहीं आती तो हम 3 से 26 पर नहीं जा रहे होते। हमें नुकसान नहीं हुआ है, फायदा हुआ है और फायदे में भी 26 में भी 14 सीटें और जोड़ दीजिए। 26 मैक्सिमम है सर, अधिकतम है। लेकिन लोग बताते हैं, बताने वाले और जानकार भी हैं जो लगातार इस पर काम कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं 7-8 भी देखिए अधिकतम हो सकती है। मैं वही कह रहा हूं, मैं ना 7-8 पर जा रहा हूं ना 26 पर जा रहा हूं, लेकिन अगर आप 7-8 और 26 दोनों को भी ले ले या दोनों को भी मिला दें, हम 15-17-18 भी अगर आप कह रहे हैं, जो कि नहीं है, हम 40 कह रहे हैं, तो भी आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रैटेजिक कैंपेन था या फिर जिस राष्ट्रवाद की हम बात करते थे वो जनता ने नकार दिया है। हां, इतना जरूर है कि जो आपने फ्री वाली बात कही वो जरूर कहीं जनता के दिमाग में हो सकती है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि केजरीवाल की डिलीवरी और फ्री दोनों एक साथ नहीं चल सकते। डिलीवरी का मतलब होता है आप एक मॉडल बनाएं, आप अपने जो वादे हैं उनको पूरे करें, आप बिजली कंपनी मतलब आप ये कहना चाहते हैं दिल्ली के लोगों को फ्री पसंद आया, दिल्ली के लोगों को फ्री पसंद आया, इसलिए ये आप लोगों का फाइनली अगर ये नतीजे में तब्दील होते हैं ये एग्जिट पोल, तो बार बार आप लोग इसी तरह की सफाई देंगे कि लोगों को फ्री पसंद आया। आपने उस दिशा में कभी सोचा नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। ठीक है, मैं आऊंगा। मैं शिवली मंजूर साहब आपके पास आना चाहता हूं। कांग्रेस की हालत जो कि त्यों बल्कि खस्ता हाल है कि 0 से 3 सीटें बढ़ती दिख रही हैं। कांग्रेस ने कुछ खास नहीं कर पाई। लोगों ने यह समझा, अगर जो इस रूप में इस चुनाव को देख रहे थे कि बीजेपी को नुकसान करना है तो फिर बीजेपी को हराने वाले को वोट करना होगा, और लोगों ने आम आदमी पार्टी को किया। देखिए, एक असेसमेंट आपका हो सकता है, मैं इसमें आपको बिल्कुल पूरी फ्रीडम है, आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं। एक पॉलिटिकल सिचुएशन है देश के अंदर और इस स्टेट के अंदर। दिल्ली स्टेट में चुनाव हुए हैं, आज खत्म हुए हैं 2 घंटे पहले। जहां तक कांग्रेस की बात आप कर रहे थे कि कांग्रेस को सीटें जो अभी एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है वो सीटें कम है, कहीं 5 दिखा रहे हैं, कहीं 2 दिखा रहे हैं, कहीं 0 भी दिखा रहे हैं। तो बात ये अब क्लियर होगी कि 0 है या 5 है या 25 है या 30 है, वो 11 तारीख को जब मतदान के बाद जो मतगणना शुरू होगी तो उसके बाद क्लियर होगा कि कितनी सीटें हैं। अभी बात जो हम कर सकते हैं, जो इस वक्त टाइम है हमारे पास, वो कि किसने किस तरह का कैंपेन चलाया, जनता ने किसको एक्सेप्ट किया, किसको रिजेक्ट किया, जिसके ऊपर अभी बात चल रही थी। मैं तो आपसे ये भी पूछ रहा था कि कांग्रेस ने तो कुछ भी नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि वो फाइट में नजर आती या लोग उसकी तरफ देखते या उसके बारे में सोचते। शुरू से कांग्रेस के लिए ये सोच रही कि ये है ही नहीं फाइट में, और उन्होंने अपने आप को लाने की भी कोशिश नहीं की। क्यों? मैं फिर कहूंगा ये आपका अपना ओपिनियन हो सकता है। कांग्रेस तो लड़ रही थी चुनाव, बूथ से लेके ब्लॉक से लेके डिस्ट्रिक्ट तक उनके कार्यकर्ता काम कर रहे थे, चुनाव में अपना वक्त दे रहे थे, पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ा जा रहा था। वापस अपनी बात पे आते हुए हम इस वक्त ये चर्चा करें जो चर्चा ज्यादा मेरे हिसाब से जनता सुनना चाहेगी, क्योंकि हम लोग यहाँ आपस में एक दूसरे को छोटा बड़ा या सही गलत साबित करने नहीं बैठते हैं। हम लोग जनता की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर, उनके जो सवाल हैं, उनकी जो क्वेरीज हैं, उनको बात करने के लिए आपस में एज एक्सपर्ट्स बैठते हैं कि हमारी बातें उन तक पहुंचे और वो समझें कि क्यों जो वो सोच रहे हैं उसके जवाब क्या हैं, उनके सवाल जो उनके जहन में उसका किस तरह से एक्सपर्ट्स के क्या जवाब होते हैं। तो अभी एक चर्चा का अच्छा विषय ये हो सकता है कि दिल्ली में जो 3 मेजर पार्टियां थी जो चुनाव लड़ रही थी, किस पार्टी ने किस तरह से अपना कैंपेन बिल्डअप किया, किस तरह से क्या उन्होंने अपने कमिटमेंट्स दिए, अपने घोषणा पत्र जारी किए, उसको जनता ने कितना एक्सेप्ट किया, कितना रिजेक्ट किया, ये तो 11 को खैर क्लियर होगा। तो यहाँ पे 3 पार्टियां मैंने कहा चुनाव लड़ रही थी पूरी मजबूती के साथ, आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस। शुरू करता हूं कांग्रेस से। कांग्रेस का घोषणा पत्र आधारित था उनके पिछले 15 साल के शासन में जो उन्होंने काम किए थे उसके ऊपर, और उनका जो चुनाव का पंचलाइन था वो था फिर से कांग्रेस वाली दिल्ली का। तो एक पॉजिटिव कैंपेन कांग्रेस चला रही थी। नहीं, लोग चेहरा भी ढूंढते, चेहरा नहीं था। देखिए, कांग्रेस में स्टेट्स के इलेक्शन में हमेशा यही होता है, चुनाव जब तक स्वर्गीय शीला दीक्षित जैसा एक चेहरा कांग्रेस के पास रहा, लोग ढूंढते हैं।
अब वो इस दुनिया में नहीं रही, उसके बाद कांग्रेस ने उस तरह का कोई चेहरा दिल्ली को नहीं दिया। उनका अकस्मात निधन से बहुत क्षति पहुंची है कांग्रेस को। लेकिन इन चुनाव में कांग्रेस ने ऐसा कुछ करने की कोशिश भी नहीं की कि लोगों के बीच एक चेहरा लेकर आया जाए, कम से कम उसके लिए एतमाद जगाया जाए, आज नहीं तो कल के लिए जगाया जाए, ऐसी भी कोई कोशिश नहीं की गई। नहीं, ऐसा आपका ओपिनियन है? मैं अपनी हाँ सर जी, थोड़ा सा मैं इंटरफेयर करता हूँ आपकी जी बात जी में। आपकी बात में पूरा दम है, सारी बातें हैं, लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों लीडरलेस पार्टी थी, दोनों फेसलेस पार्टी थी बीजेपी के अंदर, इस चुनाव के अंदर, दिल्ली के अंदर। पर सर फेस से लड़ रही थी, एक फेस था जिससे दोनों को लड़ना था और बिना फेस के लड़ रही थी। ऑब्वियसली अब बीजेपी ने जो फेस आगे किया, वो मनोज तिवारी साहब का कर दिया बीजेपी ने। पर शिवम त्यागी तो मानते नहीं कि मनोज तिवारी फेस थे। शिवम त्यागी जी ना माने, अब वो उनकी असली बात है। ये तो बात माननी पड़ेगी कि बीजेपी ने ये चुनाव जो है वो मजबूती के साथ लड़ा है और जीरो से शुरुआत की है। चूंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई मुद्दा ही नहीं था ना, सवाल तो ये था। आप देखिए भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी ने खोला बाद में, चुनाव से 2 दिन पहले, जो सिसोदिया हैं उनके ओएसडी को फंसवा करके, तो कोई मुद्दा ही नहीं था। चूंकि ऐसे मुद्दे अरविंद केजरीवाल ने रखे थे जो ना कांग्रेस के शासन में हो पाया था और ना जो बीजेपी के शासन में हो पाया था। तो इसलिए एक अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़े चैलेंज थे और अरविंद केजरीवाल के चैलेंज को स्वीकार करने के लिए बीजेपी ने जिस दमखम से चुनाव लड़ा है उसकी तारीफ तो की जानी चाहिए, उसकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन अगर चेहरा होता सामने, मजबूत चेहरे के सामने चेहरा, तो बहुत फर्क पड़ता। जैसे लास्ट टाइम में पिछले बार किरण बेदी को आगे किया गया, लेकिन वो भी बहुत देर हो चुकी थी और वो भी उल्टा पड़ा। इस पर और बात करते हैं इस वक्फे की बात। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएं और अपना वोट डालें। और मुझे पूर्ण विश्वास है दिल्ली राज्य सरकार के में परिवर्तन करेंगे। 18 तारीख को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी है, शिक्षा, बच्चों का भविष्य, इन सब पे चुनाव लड़ रही है। सब लोग वोट डालने जाएं, जरूर जाएं, चाहे किसी भी पार्टी को वोट दें, लेकिन वोट डालने जरूर जाएं। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएं और अपना वोट डालें। और मुझे पूर्ण विश्वास है दिल्ली राज्य सरकार के में परिवर्तन करेंगे। 18 तारीख को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी है, शिक्षा, बच्चों का भविष्य, इन सब पे चुनाव लड़ रही है। सब लोग वोट डालने जाएं, जरूर जाएं, चाहे किसी भी पार्टी को वोट दें, लेकिन वोट डालने जरूर जाएं। अरविंद केजरीवाल को भी आप सुन रहे थे, कह रहे थे कि वोट डालने जरूर जाएं, चाहे किसी भी पार्टी को वोट दें। इसी तरह की और भी बहुत सारी बातें उनकी लगातार वो प्रचारित करते रहे। उनका जो मीडिया सेल था वो लगातार प्रचारित करता रहा और उनका कैंपेन ऐसा लगा जैसे कि वो कई बार वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से खिताब करते हुए भी नजर आया और कहा कि आप बीजेपी के सपोर्टर हो सकते हैं, लेकिन इन चुनाव में आप काम को देखते हुए मुझे वोट दीजिए, मेरी पार्टी को वोट दीजिए। इस तरह की कैंपेनिंग उनकी रही जिसने बहुत शायद लोगों को प्रभावित किया, मुतासिर किया, जिसका असर दिख रहा है ये एग्जिट पोल में। कम से कम फिलहाल नताइज, ये नताइज नहीं है, वो 11 तारीख को आएंगे। विवेकानंद नरताम जी, यहां से अगर यही नताइज होते हैं तो फिर सभी सियासी जमातों को सोचने की भी जरूरत है कि प्रचार कैसे किया जाता है, लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या सुनना चाहते हैं, लोगों की सोच क्या है। आप लोगों को बीच में बहुत ज्यादा नकारात्मकता नहीं कर सकते। दिल्ली शायद ये समझाने की कोशिश कर रही है। इमरान जी देखिए, बाकी कुछ भी कहे, अभी मैं आपके कुछ यहाँ के पैनलिस्ट को सुन रहा था और कह रहे थे कि फेसलेस, लीडरलेस, इस प्रकार से बीजेपी का कैंपेन रहा। मेरा ये मानना है कि ये फेसलेस और लीडरलेस नहीं है। ये इस पूरे चुनावी कॉन्टेस्ट में एक साइड में बीजेपी थी और दूसरे साइड में कांग्रेस थी और फियर्सली फॉट इलेक्शन था।
इस बात को लेकर मुझे लगता है जो इम्पार्शियल जो भी इसका एनालिसिस करने की हम कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि इस बात को लेकर के हमारे मन में कोई डाउट नहीं होगा। दूसरी बात, अभी तक के जो नताइज आए हुए हैं हमारे पास, ये नताइज जो भी हमको जो डेटा अवेलेबल हुआ है वो 3, साढ़े 3, 4 बजे तक का जो डेटा था उसी के आधार पर हुआ है। हमने देखा है कि 3 बजे के बाद जिस प्रकार से वोटर्स टर्न आउट हुआ है, वो उसका वोटर टर्न आउट जिस प्रकार से हम कह रहे थे कि इस बार बहुत ही कम वोटर टर्न आउट है, लेकिन अभी जहां तक हम समझेंगे तो जो 67% था, 2-3% लेस हो सकता है, लेकिन वो वोटर टर्न आउट सेम है। तो ये जो 3 बजे के बाद जो आया है, जो वोटर्स आए हैं जिन्होंने वोटिंग की है, मुझे लगता है कि इनको ये जो पोलस्टर्स है इन्होंने कैप्चर नहीं किया है। फिर भी मैं कन्वेंशनल विजडम जो है उसी के साथ जाऊंगा, ये मानूंगा कि जो आया है उसमें अपसाइड डाउन जिस प्रकार से जो हम कहते हैं कि बदलाव होगा, ये मेरा मैं अभी तक उतना उत्साही नहीं होगा और ये मानूंगा नहीं। लेकिन हमें कुछ डेटा को देखना होगा। ये अब बहुत सारे जो लोग उत्साही होकर के या फिर बीजेपी को हेट करने वाले लोगों का ये मानना है कि बीजेपी तो हार गई, ये जो इनका जो ये जो क्या कहते थे कि ये कट्टरतावाद, ये CAA, NRC, ये सारे मुद्दे चले नहीं। ये बात मुझे लगता है ये पूरी तरह से ये एक बायस्ड ओपिनियन है। इसके लिए मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करता हूं। 2015 में जब इलेक्शन हुए थे तो उस असेंबली इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी को 54.33% इस प्रकार की वोटिंग थी और जो बीजेपी की थी वो 32.71% थी। मतलब जो डिफरेंस था वो 12% का था। अब उस टाइम वो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट था, उसमें आम आदमी पार्टी थी, बीजेपी थी और कांग्रेस थी, और कांग्रेस का वोट परसेंटेज जो है वो भी तकरीबन 9.66% था। आज अगर हम देखते हैं तो इसमें आम आदमी पार्टी का जो पोल का जो भी अभी नताइज आए हैं उसके आधार पर अगर हम देखते हैं, ये 2020 के इलेक्शंस में, असेंबली इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी को 51% मिल रहे हैं तब, और जबकि बीजेपी को 40.5%, वो जो हम मोरलेस के आंकड़े में कहेंगे, लेकिन उतना परसेंटेज मिल रहा है। इसका मतलब ये जो गैप जो था, और बीजेपी को 6% मिल रहा है इस बार, तो ये जो गैप है हमको ये समझने की आवश्यकता है। और ये इस बार कांग्रेस बिल्कुल किसी भी प्रकार से कोई भी एफर्ट्स इस इलेक्शन में उन्होंने नहीं लगाई, ये मानते हुए कि बीजेपी को अगर हराना है तो हमारे सारे वोटर्स क्या करें, तो आम आदमी के पार्टी के पास जाए। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर हम लॉजिक पकड़ लेते हैं तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि इस बार आम आदमी पार्टी के वोट परसेंटेज जो है वो 57-58% जाना चाहिए था और बीजेपी का और लो आना चाहिए था। वो हुआ नहीं। इसका मतलब यह है कि ये जो राष्ट्र से संबंधित जो भी इश्यूज है वो इश्यूज बहुत ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर गए हैं। ये बात, क्योंकि मैं आपको एक बात और कह दूं और आपके लिसनर्स को भी, ऑडियंस को भी एक बात कह दूं कि मैं 2019 का लोकसभा इलेक्शन जब हो रहा था मैं उससे कनेक्टेड था और मैं एनालिसिस करने की, और मैं बहुत ज्यादा किसी ना किसी फॉर्म में कनेक्टेड था और मैंने एनालिसिस भी की है। लोगों का स्पष्ट तौर पर कहना था कि केंद्र में हमको मोदी साहब ही चाहिए, लेकिन जब मैंने पूछा कि फिर दिल्ली में कौन चाहिए तो कोई डाउट के सिवा लोग कह रहे थे कि केजरीवाल चाहिए। अब अगर ये है तो फिर ये वोटिंग परसेंटेज, ये सारा तो बहुत फर्क पड़ना चाहिए था, लेकिन हम देख रहे हैं कि बीजेपी का वोट परसेंटेज जो है वो और बढ़ गया है और आम आदमी पार्टी का नीचे आ गया है। कांग्रेस तो बिल्कुल टक्कर में है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर बीजेपी सरकार ना भी बना सकी तो राष्ट्र को लेकर जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन मुद्दों को बीजेपी ने सही से लोगों तक ली गई है बीजेपी, और लोगों को वो कनेक्ट भी कर चुकी है। इसलिए जो है जो ये वोट परसेंटेज का जो डिफरेंस है, ये बात कनेक्ट कर गई क्या जो बढ़ा कि 8 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का मैच है, या इस तरह की बातें, या पाकिस्तान आ गया था इस पूरे चुनाव में, ये बात क्या लगता है आपको कनेक्ट? नहीं, पाकिस्तान का मुद्दा ये कहां तक है, लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए। लेकिन लोगों को ये बात जमी नहीं ना, लोग कह रहे थे दिल्ली के चुनाव में पाकिस्तान आ गया, बीजेपी चाहती क्या है? नहीं, वही तो मैं, और अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम बार बार कहती रही कि आप बिजली, पानी, शिक्षा, सेहत पर आइए, आप बार बार उसी पर आइए, लेकिन नहीं आ रहे थे। नहीं, बीजेपी ने, हो सकता है कि वो काम करा होगा, उससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आ रहा ना। नहीं, देखिए,
हम यहाँ पर फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्शन सिस्टम को फॉलो करते हैं। अगर आपको मुझसे एक वोट भी ज्यादा मिले तो आप विनर है ये सिस्टम में। इसलिए हमको फाइनली अगर रुझान अगर ये हमें समझना होगा कि वोट परसेंटेज बढ़ा है या घटा है, उसी के आधार पर भी कुछ बहुत सारे इश्यूज को हम एनालाइज करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी ने सिर्फ राष्ट्रवाद ये के ही मुद्दों पर हाथ लगाया है। उन्होंने 7 की 7 सीटें दिल्ली की लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को गई थी। ठीक है, मैंने वही कहा ना कि लोग पहले से ही उन्होंने मन बना लिया था कि केंद्र में मोदी साहब चाहिए और दिल्ली में केजरीवाल चाहिए। लेकिन ये जो डिफरेंस कम होता जो मतलब नजर आ रहा है, ये राष्ट्रवाद के वोट परसेंट बढ़ने को आप संतुष्टि मानते हैं, अच्छी बात मानते हैं, ये आप कहना चाहते हैं? नहीं, डेफिनेटली क्योंकि वोटिंग इसमें मतलब बीजेपी इससे ही मुतमईन फिलहाल होगी, मतलब ये मानकर चला जाए अगर ये आंकड़े जो दिखाए जा रहे हैं ये रिजल्ट में तब्दील होते हैं। मतलब राकेश जी, परसेंटेज वोट का बढ़ता उनको लग रहा है और उनका कहना है कि ये जो कैंपेन हुआ ये आगे और इसको मजबूती से चलाएंगे, मतलब दिल्ली को वो लाइन पे ले आएंगे, अगले बार तक ले आएंगे शायद। ऐसा नहीं है, ऐसा ये मुझे लगता है कि विद्वान आदमी हैं, नए नए हैं, युवा हैं, जोश है इनमें और विश्लेषण करने की क्षमता भी है। लेकिन ये सन 67 से लेकर के जब दिल्ली में पहली बार जनसंघ ने 7 में से 6 सीटें जीती थी और प्रोफेसर बल्लाज मधोक और मनोहर लाल सोनी जैसे दिग्गज जो है वो जनसंघ से सांसद बने थे, तो उसके बाद और उसके साथ ही महानगर परिषद में जनसंघ जीती थी। प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा उसके मुख्य कार्यकारी पार्षद बना थे, जो चीफ मिनिस्टर के बराबर होता। लेकिन क्या हुआ अगले 5 सालों के अंदर? अगले 5 सालों के अंदर क्या हुआ? जो बीजेपी ने जो भी मुद्दे बनाए थे दिल्ली के अंदर वो सब फ्लैट हो गए। 1972 के इलेक्शन आते आते सब फ्लैट हो गए। जनसंघ जो है बुरी तरीके से हार गया। उसकी वजह ये थी कि जो डिलीवरी सिस्टम था जनसंघ का वो सही नहीं था। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि जनसंघ ने ये चुनाव पूरी मजबूती से लड़ा है। इस चुनाव में 11 जनसंघ के बीजेपी के मुख्यमंत्री, पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने अपना 100% नहीं 110% दिया है दिल्ली को। इसके बावजूद दिल्ली में अगर आरएसएस के विश्लेषक ये मानते हैं कि लोग राष्ट्रवाद की तरफ बढ़े हैं या सीए, एनपीआर या जो भी एनआरसी है इसकी तरफ लोगों का झुकाव हुआ, तो मैं मानता हूं उनका विश्लेषण पूरी तरह गलत है। इस तरफ क्षमा कीजिए, मेरे बात बोल लीजिए। मैं मानता हूं आपका विश्लेषण जो है आपने करने की कोशिश की है लेकिन पूरी गलत है। चूंकि ये दिल्ली का ये चरित्र रहा है शुरू से कि यहाँ पर राष्ट्र का जब चुनाव होता है तो लोगों का नजरिया दूसरा होता है, जब राज्य का चुनाव होता है तो लोगों का नजरिया दूसरा होता है। 1971 के इलेक्शन में 7 सीटें इंदिरा कांग्रेस जीत गई। उसके 1 महीने के बाद ही जब उस समय डीएमसी के 3 भाग नहीं होते, 1 होता था। दिल्ली नगर निगम के चुनाव हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी ने चांदनी चौक के घंटा घर में पब्लिक मीटिंग एड्रेस करते हुए कहा कि अरे भाई दिल्ली के लोगों, तुमने हमें देश के काबिल तो नहीं समझा, कम से कम हमारे हाथ में अब झाड़ू रहने दो, नगर निगम तो हमें सौंप दो। तो दिल्ली वालों ने नगर निगम उनको सौंप दी 1 महीने में। ये दिल्ली वालों का चरित्र है। दिल्ली वाले देखिए 2014 में 7 की 7 सीटें बीजेपी को, 2015 में 70 में से 67 सीटें केजरीवाल को। क्या वजह? क्योंकि दिल्ली की जनता जागरूक भी है और दिल्ली की, मैंने कहा मेरी बात पर जो है वो ये इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, लेकिन मैंने कहा दिल्ली के लोग राष्ट्रवाद पर तो यकीन करते हैं मगर कट्टरवाद पर यकीन नहीं करते हैं। जिस तरीके की भाषा ये अपने अनुराग ठाकुर और योगी आदित्यनाथ और प्रवेश वर्मा ने बोली है, वो दिल्ली में ऐसी भाषा इससे पहले कभी नहीं बोली गई। पोलराइजेशन हो रहा था, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर शाहीन बाग का कार्ड चलने लगा था, लेकिन इन तीनों नेताओं ने आकर के दिल्ली की जनता में भय भर दिया, डर भर दिया। दिल्ली के लोग शाइस्तगी पसंद करते हैं, दिल्ली के लोग कभी मारामारी पसंद नहीं करते। दिल्ली के लोग, मैंने पहले निवेदन किया था, अरविंद केजरीवाल ने बड़ी बड़ी होशियारी के साथ इस संप्रदायवाद को काट, उसने क्या किया है, उसने हैव्स एंड हैव नॉट्स, जो लोग हैं गरीब मुफलिस लोग और एक जो बाकायदा संभ्रांतियां जिनके पास है, जखीरा है जिनके पास, इन लोगों में बांट दिया। इनमें जात बिरादरी सब खत्म हो गया, सारा क्षेत्रवाद खत्म हो गया। माफ कीजिए, ये कार्ड बीजेपी का
दिल्ली में पहले भी नहीं चला इमरान था। साहब, मैं अब भी नहीं चला। अब ठीक है, आऊंगा सर। अब मुझे एक ब्रेक लेना होगा। जो राकेश कपूर जी ने बात कही उसी से हम शिबली मंजूर जी और शिवम जी और विवेकानंद जी अब अपनी चर्चा शुरू करेंगे इस वक्फे के बाद। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और अपना वोट डालें। और मुझे पूर्ण विश्वास है दिल्ली राज्य सरकार में परिवर्तन करेंगे। 18 तारीख को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी है, शिक्षा, बच्चों का भविष्य, इन सब पे चुनाव लड़ रही है। सब लोग वोट डालने जाएं, जरूर जाएं। चाहे किसी भी पार्टी को वोट दें, लेकिन वोट डालने जरूर जाएं। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और अपना वोट डालें। और मुझे पूर्ण विश्वास है दिल्ली राज्य सरकार में परिवर्तन करेंगे। 18 तारीख को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी है, शिक्षा, बच्चों का भविष्य, इन सब पे चुनाव लड़ रही है। सब लोग वोट डालने जाएं, जरूर जाएं। चाहे किसी भी पार्टी को वोट दें, लेकिन वोट डालने जरूर जाएं। तो जी मीडिया का महा एग्जिट पोल और उसमें भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से काफी पीछे नजर आती है, सरकार बनाती नजर आती है आम आदमी पार्टी। अलग अलग एजेंसियों ने जो एग्जिट पोल किया है, अलग अलग टेलीविजन चैनल्स के जरिए भी जो एग्जिट पोल हुए वो भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। और शिबली मंजूर साहब, ब्रेक से पहले भी ये चर्चा हो रही थी कि दिल्ली का नेचर कुछ अलग किस्म का है, उसमें इस तरह के प्रयोग जो बीजेपी करना चाह रही थी वो सफल नहीं हो पाते हैं। और राकेश कपूर जी ने तो 71 और उससे पहले के इंतखाबात का भी जिक्र किया। शायद दिल्ली का नेचर जो है बदलना बहुत मुश्किल है। कपूर साहब ने भी बड़ी अच्छी बातें बताई, 66 से लेके 71-72 के चुनाव के बारे में भी बताया और बहुत रेफरेंस के साथ बताया उन्होंने, बड़ा ध्यान से मैं सुन रहा था इनकी बात। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, दिल्ली का मिजाज अलग है। दिल्ली में पढ़े लिखे लोगों की, समझदार लोगों की तादाद ज़्यादा है और इसी के ऊपर तब से बात भी होती रही है और इसी समझदारी का उन्होंने मुजाहरा किया है। आज जो नतीजे सामने आ रहे हैं, आज हम एग्जिट पोल देख रहे हैं, भाजपा ने बहुत कोशिश की इस पूरे इलेक्शन में एक कैंपेन खड़ा करने की, नेगेटिव कैंपेन। इनके बड़े बड़े नेता भी आके इस तरह के बयान देते रहे, ऐसे ऐसे नारे लगाते रहे जिससे धार्मिक भावनाओं को उकसा सकें, भड़का सकें, लेकिन दिल्ली की जनता ने इनको पूरी तरह नकार दिया। ये नताइज आपको 11 को भी देखने को मिल जाएंगे। इनके कुछ लीडर्स बड़े बड़े वादे ज़रूर कर रहे हैं, बड़ी बातें कि 11 तारीख को सरकार बनाएंगे और 48 सीटें लाएंगे। अब वो समय तय करेगा, जब मतगणना शुरू होगी तो समझ में आएगा। अब दूसरी पार्टियों की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने जो काम किए हैं और उसके अराउंड जो उन्होंने परसेप्शन बिल्डअप किया है, ऑफकोर्स उन्होंने काफ़ी काम ऐसे किए हैं जिससे लोगों को बहुत रिलीफ मिलता है। फ्री स्कीम्स हैं उनकी बहुत सारी, बिजली को लेकर के, ट्रांसपोर्टेशन को लेके, पानी को लेके, और उसके अराउंड उन्होंने अपना जो परसेप्शन बिल्ड किया था आम आदमी पार्टी ने, जो कैंपेन बिल्डअप किया था, उसको तोड़ना, उसको भेदना बड़ा मुश्किल था। हालांकि अगर आप आकलन करें पिछले 6 साल की जो सरकार रही आम आदमी पार्टी का, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में और पॉलिसी में कोई बहुत खास चेंज नहीं आया है। 3.5 साल से जन लोकपाल का बिल आके वापस पड़ा हुआ, केंद्र से उसके ऊपर कुछ काम नहीं किया है। इनकी सरकार जो बनी थी 2013 में, 2015 में, जन लोकपाल के ही मुद्दे को लिए चुनाव लड़े थे ये लोग, तो वहाँ पे इन लोगों का फेलियर रहा है। लेकिन किसी न किसी तरह से वो जो परसेप्शन आम आदमी पार्टी ने बिल्डअप किया था, वो इनकी जो फेलियर से, जो नाकामियाँ रही हैं पॉलिसी मैटर्स में, इंफ्रा मैटर्स में, उसको उन्होंने ढक दिया और अपने परसेप्शन को, अपने कैंपेन को पॉजिटिवली लेके आगे चले। कांग्रेस के पास एक बहुत अच्छा इतिहास था 15 साल का, जो उन्होंने काम किए थे 15 साल के अपने शासन में। दिल्ली के अंदर जो इंफ्रा डेवलपमेंट था और ग्रीनरी थी, बसेस की बात थी जो शीला दीक्षित जी ने किया था, उसको लेकर के बहुत स्ट्रांगली लोगों के बीच में गए, लेकिन पूरी तरह से समय नहीं मिल पाया कांग्रेस को, शायद वो कैंपेन उस तरह से बिल्डअप नहीं कर पाए। अब वो बाकी एग्जैक्ट कितने लोगों ने किसको वोट किया है वो 11 तारीख को पता चलेगा, फिर उस दिन और चर्चा हम लोग करेंगे, विश्लेषण करेंगे। ठीक है, विवेकानंद नरताम जी। हाँ इमरान जी, अभी मैं कपूर साहब को सुन रहा था, वे तो सीनियर
एनालिस्ट है और रिस्पेक्टेड भी है। विद ड्यू रिस्पेक्ट कुछ बातों से मैं डिसएग्री करता हूं। मैं इसलिए कुछ बातों से डिसएग्री भी करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद का मुद्दा दिल्ली के लोग बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ बातों राष्ट्रवाद स्वीकार करते हैं, कट्टरवाद नहीं। कट्टरवाद और राष्ट्रवाद का जो भेद है हमारे हिसाब से हम कंसीव भी करते हैं कपूर साहब, इस बात को हम नजरअंदाज ना करें, क्योंकि हमने प्रवेश वर्मा जी के स्टेटमेंट्स को दोहराया और अन्य बाकी लोगों ने जो कहा वो उन बातों की तो उनका रेफरेंस तो हमने किया, लेकिन शाहीन बाग में शर्जील इमाम क्या कहता है, वो फैजुल हसन क्या कहता है और अन्य जगह पे किस प्रकार की घटनाएं होती है, उनका छोटा भी रेफरेंस आप नहीं करते हैं। ये भी जो सिलेक्टिव अप्रोच है वो क्वेश्चनेबल है। एक बात। दूसरी बात, मैं उनकी एक बात से मैं बिल्कुल अग्री करना चाहूंगा कि लोग भारत, सिर्फ दिल्ली की ही बात नहीं, ये सब भारतवर्ष में जहां जहां इलेक्शंस हुए हैं हमने देखा है कि लोगों ने नेशनल इलेक्शंस और स्टेट असेंबली इलेक्शंस में एक डिफरेंस किया है। हमने देखा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से सरकारें बनी लोकसभा इलेक्शन के पहले, कुछ लोग जो है बहुत उत्साही होकर के इतने खुश हुए थे कि इसके बाद में बीजेपी के जाना तो बिल्कुल तय हुआ है। अब बीजेपी पहले से भी थंपिंग मेजॉरिटी से, बिगर मैंडेट से, बेटर वोटर परसेंटेज के साथ 2019 के लोकसभा इलेक्शन जीतती है। उसके बाद में हमने देखा है कि झारखंड, उसके बाद में महाराष्ट्र और फिर अन्य हिस्सों में जहां भी इलेक्शन, हरियाणा, ये इलेक्शंस में बीजेपी थोड़ा सा पिछड़ गई। इसलिए मुझे लगता है कि नेशनल इलेक्शंस और स्टेट इलेक्शंस में लोग एक भेद करना जानते हैं, इसलिए जो नेशनल मुद्दे हैं वो नेशनल इलेक्शंस में चल पाएंगे ऐसा मुझे लगता है, और स्टेट इलेक्शंस में लोकल इश्यूज को बहुत बड़ा एम्फोसिस होना चाहिए। इस बात को लेकर के हम अग्री कर सकते हैं। इसका मतलब इसका मतलब ये नहीं, कोशिश बीजेपी ने नहीं करी। वो नेशनल मुद्दों को लेकर के बार-बार सीए, एनआरसी को लेकर के उनको लगा कि ये अच्छा बन गया है, राष्ट्रवाद का मुद्दा इररेलेवेंट बन गया है, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। बात ये नहीं है। अब 2002 11 तारीख को हमको पता चल जाएगा कि जो वोटिंग परसेंटेज का जो डिफरेंस है वो पिछले बार जैसा 12% रहता है या बढ़ता है या कम होता है, उसके आधार पर भी बहुत सारी एनालिसिस हमारी हो पाएंगे। अभी तो प्री प्रेडिक्शंस है। ठीक है शिवम त्यागी जी, अगर चेहरा होता, जैसे लास्ट मूवमेंट पर किरण बेदी को लाए थे, नुकसान हो गया, इस बार अगर शुरू से या 5 सालों में कोई चेहरा तैयार किया जाता, उसके साथ अरविंद केजरीवाल को से मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी आती तो ज्यादा बेहतर हो सकता था। नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, और मैं खुद भी इस बात को नहीं मानता, जहां तक बात अरविंद केजरीवाल की है, ठीक है, वो लगातार एक स्टेट में काम करते रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लगातार में जहां मैंने कहा, आप देखिए ना, 4.5 साल तो वो कम से कम इस प्रदेश में थे ही नहीं। अगर आज भी मैं बात करूं तो आप देखिएगा, इलेक्शंस के बाद फिर वो अपने नेशनल पॉलिटिक्स के जो एक एरा में है उसमें चले जाएंगे। जिस तरह से 2015 से 19-20 के बीच में वो कहां थे? 4.5 साल तक एक व्यक्ति नॉन स्टॉप, कभी वेस्ट बंगाल में थे, कभी ममता जी के साथ प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहे थे, कभी पंजाब में थे, कभी हरियाणा में थे, कभी राजस्थान में थे। जब 4.5 साल बाद पूरे जतन करने के बाद उनको लग गया कि एक्सेप्टेंस हर जगह जीरो है, झारखंड जैसी जगह में 67% वोट सीटों पर, 67 सीटों पर जमानत जब्त हो गई, उनको लगा कि हालत बेहद खराब है, एक्सेप्टेंस जीरो होती जा रही है। दिल्ली आए और जुमला शुरू किया फ्री का। एक बात और कपूर साहब ने कही कि केजरीवाल ने यहां पर जाति भेद छोड़कर, हटाकर उसको जो है एक अपर क्लास कर दिया और एक लोअर क्लास, इन 2 सेगमेंट में बांट दिया। नहीं सर, मेरा अपना जो पर्सनल, जो मुझे जो लगता है, जो विश्लेषण है वो ये कि केजरीवाल ने पूरी तरह से, चाहे वो आप उनकी 13% की रैली उठा लीजिए, खड़े होकर कहना कि 13% वोट जो मुस्लिम्स का है वो नहीं बंटना चाहिए, चाहे वो एक दूसरी तरफ से अपना एक हाथ अमानतुल्लाह खान के साथ लगा दिया कि सुनिए, आप पूरे जोर शोर से जो है मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम्स की बात को उठाइए और आगे बढ़ाइए, और उसके साथ फिर फ्री। आप इसे कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण के चॉकलेट पर एक जो है फ्री का रैपर चढ़ा दिया गया, जिसके बाद आप, अगर ये फिगर्स दिखती हैं तो, जो कि मैं नहीं मानता, ये फिगर्स दिखती हैं तो उसका ये मैंडेट है। लेकिन अलावा इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि फिर राष्ट्रवाद के इस पूरे प्रोडक्ट पर रैपर चढ़ा दिया गया, कहीं ना कहीं
पोलराइजेशन का या पोलराइजेशन के पूरे प्रोडक्ट पर राष्ट्रवाद का लेवल चढ़ा दिया गया, जो कि नहीं कामयाब हो रहा है। पूरे देश में सीएए को लेकर, एनआरसी को लेकर इस देश की सरकार ने लगातार रैलियां की, सबको बताया। इस दिल्ली प्रदेश में भी लगातार रैलियां की, सबको बताया। पीएफआई के लिंक्स भारतीय जनता पार्टी ने नहीं निकाले। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि 5 ऑफिसर्स पीएफआई के शाहीन बाग में हैं, उनके 73 बैंक अकाउंट्स में 120 करोड़ रुपए ट्रांजैक्ट हुआ उस दौरान जब सीएए लागू हो रहा था। यह इत्तेफाक नहीं है कि मणिशंकर आते हैं सीधा और आकर सीधा पाकिस्तान से एयरपोर्ट से आते हैं सीधा शाहीन बाग और कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हत्यारा है। यह भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल तो लगातार कहते हैं कि आपके पास है, ताकत है, पुलिस है, सरकार है, करिए जो आपको ऐसा लगता है कि एंटी नेशनल काम कर रहे हैं, जो लोग भी हैं, आप उनको अंदर डालिए। कह देता हूं आपको, आज क्यों नहीं डालते? मैं अभी बता देता हूं ये चीज वो लोगों के बीच बैठाने में, ले जाने में कामयाब है। लोग सोचते हैं ना इस चीज को भी। मैं अभी क्लियर कर देता हूं। अगर आज ही रात को मान लीजिए कार्रवाई होती है और एक भी कैजुअलिटी किसी बच्चे या महिला को होती है, तो कल ही आप बैठकर कह रहे होंगे इसी पैनल के साथ कि ये देखिए, मोदी नाम के हिटलर ने इस देश के मुसलमान महिलाओं को, बच्चों को मारा पीटा। आप क्या चाहते हैं कि वो विक्टिम कार्ड प्ले किया जाए? मैं कहता हूं लगातार सरकार ने कोशिश की अपने स्तर पर इसको सुलझाने की, लेकिन जब आपको लगा आम आदमी पार्टी का एक एजेंडा बिल्कुल क्लियर था और ये चीफ मिनिस्टर ने बाकायदा खड़े होकर स्टेज से कहा है कि ये 13% वोट बिल्कुल अलग नहीं जाना चाहिए, इसके लिए अमानतुल्लाह जो कर सकते थे उन्होंने लगातार लोगों को भड़काया, वो सारी चीजें की। उसके अलावा एक जो बाकी का वोटर था उसके लिए फ्री फ्री और फ्री। चलिए देखते हैं ये एग्जिट पोल जो है कितना नताइज में तब्दील हो पाते हैं। कम से कम मनोज तिवारी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लोगों की नींद उड़ गई है, बहुत मुश्किल होगा उनका सोना, और आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं हम मुतमईन हैं, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है, और चेहरे सभी एक दूसरे के पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल दिल्ली की जनता ने किसके लिए क्या कुछ तय किया है, ये असल नताइज बताएंगे। फिलहाल हम 2 दिन इन्हीं नताइज पर बात कर सकते हैं, अपने अपने आकलन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस बातचीत में आप रहिए जी सलाम के साथ।